प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी प्रथम में ऊष्माधारिता, जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो हम कहें कि ऊष्माधारिता क्या होती है? ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। मीन्स किसी पदार्थ का टेम्परेचर हम कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री। उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके। फिर हम बात करते हैं मोलर ऊष्माधारिता। यहाँ ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ चुके, तो मोलर का नाम से ही पता चल रहा है 1 मोल पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? उस पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता। इसका अर्थ हुआ मोलर ऊष्माधारिता इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा इंटू अणुभार। विशिष्ट ऊष्मा को अणुभार से गुणा करें तो क्या होगी? मोलर ऊष्माधारिता। क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम के लिए है, और अगर किसी पदार्थ का अणुभार जितना लेते हैं हम, तो वो क्या होता है? 1 मोल। इसलिए क्या होगा? मोलर ऊष्माधारिता इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा इंटू अणुभार। अब यहाँ हमारे पास एक है Cp और एक है Cv, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। इसमें क्या ऊष्मागतिकीय संबंध है? थर्मोडायनेमिक रिलेशन। एक प्रोसेस 2 मानक स्थिति में हो सकता है, जिसके अनुसार ऊष्माधारिताएं भी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार। 2 मानक स्थिति कौन सी होगी? एक होगी स्थिर दाब पर, उस ऊष्माधारिता को कहेंगे Cp, और एक होगी स्थिर आयतन पर, उसे क्या कहेंगे? Cv, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर अगर पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी स्थिर आयतन की तुलना में। हम तुलना किससे कर रहे हैं? स्थिर आयतन से। तो स्थिर आयतन की तुलना में स्थिर दाब पर अगर पदार्थ का ताप बढ़ाएं तो ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। क्यों? क्योंकि दाब को स्थिर रखने के लिए तंत्र को कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें भी ऊष्मा चाहिएगी। यदि अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा dQ के अवशोषण से ताप में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन dt हो रहा है, मीन्स आपने अनंत सूक्ष्म मात्रा में क्या दी? ऊष्मा दी। कितनी? dQ। तो ताप में कितना परिवर्तन आया? dt। तो क्या होगा? Cv इक्वल टू dQV अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 1। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर स्थिर आयतन पर देखें तो d बराबर क्या होता है? dQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी प्रकार Cp बराबर dQp अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा H अपॉन dt। समीकरण नंबर 2। किसी पदार्थ के n मोलों का ताप T1 से T2 करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, मीन्स मोल कितने हैं? n, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। तो अगर स्थिर आयतन पर देखें तो QV इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 तक n Cv dt, और अगर स्थिर दाब पर देखें तो QP इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 तक n Cp dt। चूंकि ठोसों और द्रवों के लिए Cp और Cv के मान लगभग समान होते हैं, ठोस और द्रव के लिए हम Cp देखें Cv देखें तो लगभग समान होते हैं, लेकिन गैसों में ये समान नहीं होते और इनमें पर्याप्त अंतर होता है। इसलिए एंथैल्पी की परिभाषा से H इक्वल टू E प्लस PV, तो इसको T के सापेक्ष अवकलित करें तो DH अपॉन DT इक्वल टू DE अपॉन DT प्लस DPV अपॉन DT। आदर्श गैसों के लिए क्या होता है? DH अपॉन DT इक्वल टू CP, समीकरण नंबर 2 से, तथा DE अपॉन DT इक्वल टू CV, समीकरण नंबर 1 से। इसलिए हम समीकरण नंबर 5 को कैसे लिख सकते हैं? CP इक्वल टू CV DRT अपॉन DT, क्योंकि PV की जगह भी हमने मान रख दिया PV इक्वल टू RT,
मीन्स हमने किस किस का मान रखा, पीवी का, dH/dt का और d/dt का। इसलिए हो गया Cp इक्वल टू CV प्लस आर। तो Cp माइनस CV इक्वल टू आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास Cp और CV में संबंध। बात करते हैं जूल के नियम की, जूल्स लॉ। मीन्स हमें क्या करना है, डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन करना है, मीन्स उसका मान निकालना है। यदि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E, उसके आयतन V तथा ताप T का फलन है। मीन्स कोई सिस्टम है, उसकी आंतरिक ऊर्जा E, उसके आयतन V और ताप T का फंक्शन है, तो E इक्वल टू फंक्शन ऑफ V एंड T, या ऐसा कहें D इक्वल टू डेल्टा E/डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, या D इक्वल टू CV dt प्लस डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। इस समीकरण में पहला पद ताप में वृद्धि के साथ CV में परिवर्तन को दर्शाता है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर CV में क्या परिवर्तन होगा, जिसका प्रायोगिक मापन सरलता से हो सकता है, तथा दूसरे पद का मान जूल के प्रयोग से ज्ञात किया जाता है। जूल के प्रयोग में प्रारंभ में बल्ब A में गैस भरी होती है तथा बल्ब B खाली है। इस अवस्था में तंत्र का ताप T ज्ञात कर लेते हैं। अब दोनों बल्बों के मध्य स्थित वाल्व को खोला जाता है तथा गैस का वाल्व B में तब तक प्रसार होने दिया जाता है जब तक कि गैस दोनों बल्बों में समान रूप से भर जाती है। कि हमने क्या किया, जो गैस थी उसका वाल्व को खोला, इस वाल्व को B में तब तक प्रसारित होने दिया जाता है, गैस को बल्ब B में, जब तक कि दोनों बल्बों में गैस समान रूप से भर जाती है। प्रयोग के अंत में पुनः टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, शुरू में किया था। जूल ने प्रयोग की त्रुटि सीमा में यह पाया कि प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप में कोई अंतर नहीं आता, मीन्स दोनों लगभग समान रहते। अतः तंत्र में न तो उष्मा अवशोषित हुई और न ही मुक्त हुई। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो न उष्मा ली गई न दी गई, अर्थात Q इक्वल टू 0। गैस निर्वात में प्रसारित हो रही है, अतः प्रसार में गैस कोई कार्य नहीं करती, मीन्स W इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ निर्वात में प्रसारण हो रहा है गैस का, इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा, तो W इक्वल टू 0। तो उष्मा गति के प्रथम नियम से क्या होगा, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, या D इक्वल टू 0 और dt इक्वल टू 0। अतः समीकरण 1 से D इक्वल टू CV dt प्लस डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, D इक्वल टू 0 लिख दिया, D का मान, तो हम कहेंगे इक्वल टू CV dt का मान फिर 0 इंटू 0 इक्वल टू डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, या ऐसा कह दें कि डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV इक्वल टू 0। चूँकि प्रयोग में आयतन में परिवर्तन होना है, इसलिए dV नॉट 0, अतः dE/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। dV 0 नहीं है, यहाँ कौन 0 है, डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अतः आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मीन्स आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। अर्थात स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, केवल ताप का फलन होती। इसे ही क्या कहते हैं, जूल का नियम। यहाँ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, केवल ताप का फलन होती है। इसे क्या कहते हैं, जूल का नियम। समीकरण 2 केवल आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। वास्तविक गैसों के लिए हम कहें डेल्टा E/डेल्टा V T का मान 0 से अधिक, मीन्स पॉजिटिव होता है। किसके लिए, वास्तविक गैसों के लिए। इस राशि को गैस का आंतरिक दाब भी कहा जाता है, क्यों वास्तविक गैसों में दाब को कंसिडर किया जाएगा। बात करते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन प्रभाव। रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक संरंध्र डाट से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है
तो गैस के ताप में कमी हो जाती। ये प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट कहलाता है। मीन्स एडियाबेटिक कंडीशन है, गैसों को एक पोरस डॉट छेद है जिसमें छिद्र है, हाई प्रेशर से किसकी ओर प्रभावित कर रहे हैं, लो प्रेशर की ओर, तो गैस के ताप में क्या कमी होगी और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट। गैस के ताप में कमी दाब के अंतर के समानुपाती, मीन्स दाब में जितना अंतर होगा उतनी ही ताप में कमी होगी। इट मीन्स डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। गैसों के ताप में ये कमी इनके अणुओं के मध्य के वांडरवाल बलों के विरुद्ध कार्य करने में आंतरिक ऊर्जा में कमी के कारण होती है। ताप कम क्यों हुआ, कि अणुओं के बीच जो वांडरवाल बल था उसके विरुद्ध कार्य हुआ, तो इसलिए आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी। आदर्श गैसों में वांडरवाल बल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉमसन प्रभाव भी शून्य होगा। आइडियल गैस में हम कहते हैं कोई आकर्षण होता ही नहीं, इसलिए वांडरवाल बल को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। इसलिए आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉमसन इफेक्ट क्या माना जाएगा, शून्य। जूल थॉमसन का प्रयोग क्या था, देखो, उष्मारोधी पदार्थ से बनी एक पाइप TT1, पाइप है TT1, उष्मारोधी पदार्थ से बना के बीच में एक पोरस प्लग लगा दिया। डाट के दोनों ओर भारहीन घर्षणहीन पिस्टन A तथा B लगे। इस डाट के दोनों साइड क्या लगा दिया, पिस्टन, जो भारीहीन है और घर्षणहीन है, फ्रिक्शनलेस और वेटलेस, A और B। दोनों ओर थर्मामीटर T1 और T2 लगे हुए हैं। संपूर्ण प्रयोग में उपकरण को रुद्धोष्म अवस्था में रखा जाता है। कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, इसको जो एपरेटस है उसको एडियाबेटिक कंडीशन में रखेंगे। माना पिस्टन A की ओर गैस का दाब P1 तथा आयतन V1 है। A की ओर क्या है, पिस्टन की ओर दाब तो P1 और आयतन V1। पिस्टन A को दाईं ओर धीरे धीरे बढ़ाते हुए गैस को सनंदर डाट से होकर प्रवाहित करते। पिस्टनों को राइट हैंड में बढ़ाएंगे, किसकी ओर, B की ओर, और उसका पोरस जो प्लग था उसमें से होकर प्रवाहित करेंगे गैस को। इसके कारण क्या होगा, पिस्टन B बाहर की ओर खिसकेगी और आयतन V1 से क्या हो जाएगा, V2, और दाब P1 से क्या हो जाएगा, P2। जब गैस पिस्टन B की तरफ आएगी तो बाहर की ओर खिसकेगा पिस्टन, इसलिए आयतन V1 से V2 हो जाता है, दाब P1 से P2 हो जाता है। तो पिस्टन A द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, इंटीग्रेशन V1 से 0 P1 dV इक्वल टू माइनस P1 V1, और पिस्टन B द्वारा किया गया कार्य इंटीग्रेशन 0 से V2 P2 dV इक्वल टू P2 V2। गैस द्वारा किया गया कुल कार्य W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1, दोनों का डिफरेंस। प्रयोग रुद्धोष्म अवस्था में कर रहे हैं, एडियाबेटिक कंडीशन में, इसलिए Q इक्वल टू क्या होगा, 0। इसलिए पुनः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W, Q का मान 0 रख देंगे तो W क्या बचेगा, डेल्टा E की जगह रख देंगे E2 माइनस E1, और हमारे पास W बच जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। इसको अपन रीअरेंज करेंगे तो E2 प्लस P2 V2 इक्वल टू P1 V1 प्लस E1, यहाँ E प्लस PV को H कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, H2, और राइट में H1। इट मीन्स H2 इक्वल टू H1, या ऐसे कह दें डेल्टा H0 मीन्स देयर इज नो डिफरेंस इन एंथैल्पी। अतः किसी गैस के रुद्धोष्म प्रसारण में तंत्र की एंथैल्पी स्थिर रहती है, नहीं कि आंतरिक ऊर्जा, अर्थात गैस का जूल थॉमसन प्रभाव एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है। क्या मीनिंग हुआ बच्चों, किसी गैस के रुद्धोष्म प्रसारण में तंत्र की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, नहीं कि आंतरिक ऊर्जा, अर्थात गैस का जूल थॉमसन प्रभाव एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है। मीन्स जूल थॉमसन प्रभाव के दौरान एंथैल्पी क्या रहती है, स्थिर रहती है। थैंक्स, बाकी अपन अगले लेक्चर में